बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का जो फर्स्ट हमारा साइकोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला लेक्चर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं डेफिनेशन से साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद वन बाय वन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट इसको जो है वो कवर करूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी कैसे है? बहुत से लोग पूछते हैं कि जनाब साइकोलॉजी साइंस है या क्या है ये। तो साइकोलॉजी डेफिनेटली एक साइंस है। कैसे साइंस है, एक बात ये अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं। बिकॉज वी यूज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन आवर रिसर्च। जब भी हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, जब भी हम साइकोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो राइट नाउ अडेज वी यूज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, वी यूज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, हमारे पास बेहतरीन किस्म के साइकोलॉजी के पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ नहीं करते थे इन 18th सेंचुरी, तो उसमें क्या था कि यू कैन से कि साइकोलॉजी जो थी वो एक फिलॉसफी का पार्ट थी। वो साइकोलॉजी अलग से डिसिप्लिन नहीं था, या एक सब्जेक्ट नहीं था, या एक डोमेन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो फिलॉसफी के तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशंस, रिसर्च मेथड यूज करते थे जो कि नॉन साइंटिफिक थे, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल थे। लेकिन 18वीं सदी में लेटर ऑन 1880-70 के बाद, जब 1879 में विलियम वॉन ने जर्मनी में जो एक साइकोलॉजिकल लैब से का काम स्टार्ट किया, उसने स्टैब्लिश की, तब उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करना स्टार्ट किए। देन साइकोलॉजी बिकम द सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलॉसफी। तो साइकोलॉजी उस वक्त फिलॉसफी से अलग हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं इट्स अ साइंटिफिक, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं अब साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, या साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, या साइकोलॉजी में जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। चलें डेफिनेशन, ये तो एक मैं डिटेल में आपको वैसे बताना शुरू हो गया था कि साइंटिफिक क्यों कहते हैं इसको। ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी क्लियर। ठीक है जी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? एनीथिंग विच यू डन या विच यू डू। मसलन आप खाना खाते हैं, सोते हैं, ये भी बिहेवियर है। खाना खाते हैं, ये भी बिहेवियर है। किसी से बात करते हैं, ये भी बिहेवियर है। जागते हैं, बिहेवियर है। सोते हैं, बिहेवियर है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, आहिस्ता चलते हैं, किसी के साथ गपशप लगाते हैं, स्टडी करते हैं, एग्जाम देते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर्स। तो ये तमाम के तमाम जो है ये बिहेवियर्स हैं। साइकोलॉजी क्या है? इन बिहेवियर्स को स्टडी करने का, साइंटिफिक स्टडी करने का नाम है। दूसरा क्या है? ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जिनमें आपका ब्रेन जो है वो काम करता है, लाइक लर्निंग, उसमें मतलब एक सब मेंटल प्रोसेस। उसके अलावा परसेप्शन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इमोशनल, मतलब ये तमाम चीजें जो है, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, ये दीज आर द बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, या साइकोलॉजी क्या करती है? इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी साइंटिफिक स्टडी है ये। इसमें साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को साइंसी तरीकों से स्टडी किया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी और साइकोलॉजी। It is combination of two words, psyche and logos. Psyche means psychological phenomena, mind, and logos means study. It's a combination of two words, psyche and logos, यानी दिमाग की स्टडी करना। Okay, so it's a scientific study of human behavior and mental processes. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट्स अ ब्रांचेस, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, अब साइकोलॉजी की आगे सब फील्ड्स हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी इमर्ज होती गई, एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे साइकोलॉजी में रिसर्चेज होती गई और डिफरेंट फील्ड्स में साइकोलॉजी को तकसीम कर दिया गया, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में तकसीम कर दिया गया विद रेफरेंस टू
इट्स फंक्शंस, यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या उसका फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज और फंक्शन, ठीक है, उसको एक सेपरेट डोमेन दे दी गई, एक सेपरेट नाम दे दिया गया, दैट्स ब्रांचेस को हम ब्रांचेस भी कहते हैं, डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इंप्रूव द efficiency and effectiveness of an organization, enhance the employee performance, identify the organizational conflicts and improve them। अब इसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की इस्तेदाद है, मुनाफा कमाने की इस्तेदाद है, उसको बढ़ाया जाता है डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो मेथड्स है वो यूज करते हुए। इस तरह एम्प्लॉयज परफॉर्म, अब डायरेक्टली तो मतलब डायरेक्ट जो लिंक होता है बेसिकली एम्प्लॉयज के साथ होता है। जब आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे देन आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इट मींस इनहेंस कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है और उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनको बेहतर तरीके से जो है वो उनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाती है। दिट्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी। Social psychology, it helps the people to solve their problems related to the society. It also helps the person about their roles in society and how they can become the useful group members। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द पर्सन एंड द पर्सनस रिलेशनशिप विद सोसाइटी। अब एक पर्सन को लेके, एक सोसाइटी को लेके बंदे को क्या इश्यूज हो सकते हैं, बंदे की एडजस्टमेंट में क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको रिजॉल्व करना, पर्सन की हेल्प करनी कि वो कैसे एक सोसाइटी में एडजस्ट कर सकता है, ये सोशल साइकोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट आल्सो हेल्प द पर्सन अबाउट देयर रोल्स इन सोसाइटी। अब हर बंदे का सोसाइटी में एक अलग रोल है, तो क्या हर बंदा उस रोल को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो उस का जो रीजन है कि वो क्यों नहीं दे रहा, वो एक सोसाइटी का बेहतरीन फर्द या एक प्रोडक्टिव या एक फ्रूटफुल फर्द जो है वो क्यों, यूजफुल फर्द क्यों नहीं बन रहा, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो सॉर्ट आउट करता है, उनको देखता है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसकी कॉजेज को एक्सप्लोर करता है और वो एक पर्सन को सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए या उसको अपना सोसाइटी के मुताबिक जो सोसाइटी रोल असाइन करती है उसको प्ले ऑफ करने के लिए वो जो है हेल्प करता है बंदे की। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। Clinical psychology basically related to the psychopathologies, their causes, their treatment and so on। इसमें अब क्या किया जाता है, it deals with the understanding of psychopathologies, their causes and the treatment। अब यहाँ पर जितने भी आपने देखा होगा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया एंड कन्वर्जन एंड सो ऑन, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अब उनके साथ जो पर्सन्स हैं, बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इन पैथोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, किसी भी फर्द में इसको थॉरोली रीड करता है, थॉरोली अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्लोर करने की चीज़ों को कोशिश करता है। उसके अलावा जब एक जो है वो पैथोलॉजिकल पर्सन जो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो वो ना सिर्फ पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है बल्कि उसकी कॉजेज को भी ढूंढता है, उसकी रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जो है वो उसके मुताबिक अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो एक इम्प्लीमेंट करता है। इट हेल्प्स द पर्सन टू ओवरकम देयर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा क्या होता है कि ये अपने जो है वो फर्द के इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करने में उसकी हेल्प करता है। आगे काउंसलिंग साइकोलॉजी, इट हेल्प्स द पीपल टू सॉल्व देयर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल एज वेल। क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये मतलब एक दूसरे में मर्जिंग कंफ्यूजनल स्टेट पैदा करती हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी भी मोस्टली उन्हीं चीज़ों को डील कर रही होती है जिनको काउंसलिंग साइकोलॉजी भी मोस्टली पर्सन के साथ ही डील कर रही होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है
कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में माइनर किस्म के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, लंबे अरसे से साइकोथेरेपीज चल रही होती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट को। जबकि ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द काउंसलिंग साइकोलॉजी, सो काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो माइनर किस्म के डेली रूटीन एक्टिविटीज जो है या इश्यूज है या प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर रहा होता है, जो हम सब के साथ तकरीबन हो रहे होते हैं। मसलन कभी हमें एकेडमिक्स में कोई मसला आ रहा है, कभी हमें सोशल लाइफ में थोड़ा बहुत कोई मसला आ रहा होता है, एडजस्टमेंट में हमारी इमोशनल जो है वो वहाँ पर मसला आ रहा होता है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, इन चीज़ों को वो डील करता है और हमें ज़िंदगी गुजारने में, हमारे अपने रोल सोसाइटी में प्ले करने में, हमारी इमोशनल एडजस्टमेंट में, हमारी एकेडमिक जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, खिलाड़ियों की, एथलीट्स की जो है वो एक तो उनको मोटिवेट करने में हेल्प रोल प्ले करता है, उसके अलावा उनकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने में, उनके बर्डन को कम करने में, उनकी जो है वो मोटिवेट करने में, उनको रिजिलियंस को बढ़ाने में जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आगे आ जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर टाइम। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो बिहेवियर्स चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते हैं या चेंज होते रहते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के अंदर जो नफ्सियाती तब्दीलियां आ रही होती हैं फिजिकल तब्दीलियों की वजह से, उनको डील कर रहा होता है। इट डील विद ह्यूमंस फिजिकल मैचुरेशन, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल बढ़ोतरी हो रही होती है उसको डील कर रहा होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निशन डेवलप हो रही है, ठीक है, आईक्यू जो है वो इनहेंस हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, आईक्यू रिलेटेड इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं। और उसके अलावा जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उनको जो है वो डील करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। आगे आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट डील्स टू स्टडी द हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग। दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एग्जेक्टिव फंक्शनिंग। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है हायर मेंटल प्रोसेसेस को, यानी इंटेलिजेंस को स्टडी करती है, उनके फैक्टर्स को, कैसे बंदे की इंटेलिजेंस जो है वो इफेक्ट करती है दूसरी चीज़ों में। लर्निंग को मतलब स्टडी करती है कि किस तरह कोई बंदा चीज़ों को सीखता है, किस तरीके से सीखता है, कौन से इश्यूज आते हैं। मेमोरी को डिस्कस करती है, मेमोरी को देखती है कि किसी बंदे की मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मेमोरी में कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है। इसी तरह परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको एक एक्सप्लोर कर रहा होता है चीज़ों को, उनसे रिलेटेड इश्यूज को देख रहा होता है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और उनकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। Experimental psychologists struggle to understand the causes of human behavior. They conduct different experiments in laboratory setting and in naturalistic environment. Experimental setting simple is that कि term के नाम से हमेशा मैं आपको कहता हूँ देखा करें कि term experimental psychology वो लोग जो experiment करते हैं human behavior को के causes को judge करने की कोशिश करते हैं। For example एक बंदा है वो बड़ा aggressive है, वो बात बात पे aggression show करता है, तो जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, उसके एग्रेशन के लेवल को, एग्रेशन की जो कॉजेज है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। वो लेबोरेटरी सेटिंग में काम कर सकता है, वो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, बस उसका काम जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की कॉजेज को जानने की कोशिश करना है कि ह्यूमन बिहेवियर्स जो है वो पढ़ाई, हम पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, बहुत बहुत सारे जो हमारे बिहेवियर जो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में इस लेक्चर के बताए हैं, तो उनके कॉजेज क्या हैं बेसिकली, या हमारे जो फॉल्टी बिहेवियर्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं होते या पैथोलॉजी क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके कॉजेज को देखने की वो कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे क्यों है। आगे आ जाता है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस इट्स आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये ब्रेन और बिहेवियर के लिंक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी पैथोलॉजिकल इश्यूज आते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनकी रूट कॉजेज देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब यानी कि एक जो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट होगा या बिहेवियरल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होगा, वो देखेगा कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो इसका बिहेवियर कौन से बिहेवियर के साथ
जो है वो वास्ता है। तो फॉर एग्जांपल रिसर्च हमें बताती है कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपकी लर्निंग के साथ, आपके इमोशंस के साथ जो है वो उसका लिंक है। तो वो इस लिंक को एक्सप्लेन करता है, और इस लिंक में अगर कोई ख़राबी आती है, कोई भी इशू आता है, तो उसको डिटेक्ट करने की और उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करता है। बेसिकली ये बिहेवियरल न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये देखते हैं कि इंसान के दिमाग का अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो मैं सिंपल बताता हूँ कि इंसान के दिमाग का कौन सा हिस्सा इंसान के किस बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको जो है वो अगर कोई बीमारी आ जाती है उसको कैसे ओवरकम करना है, और बंदे को इस काबिल कैसे बनाना है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके। उसके बाद आ जाता है जनाब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। Health psychology. Health psychology examine the effect of medical problems and issues on human state of mind. यानी कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि इंसान में जितनी भी मेडिकल या फिजिकल बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक, जैसे डायबिटीज़ हो गई, जैसे HCV हो गया, जैसे HIV हो गया, जैसे और भी जो रिस्पायरेटरी इश्यूज हो गए, एड्स, और इस तरह करके जो जितनी भी इश्यूज हैं, उनका इंसान की नफ्सियाती सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को ये स्टडी करते हैं। इट इन्वेस्टिगेट दैट हाउ मेडिकल पैथोलॉजीज इफेक्ट्स पर्सन सोशल इमोशनल एंड अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ। यानी कि जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को कैसे मुतासर करती हैं, इंसान की सोशल लाइफ को कैसे मुतासर करती हैं, इमोशनल लाइफ को कैसे मुतासर करती हैं, और उसकी दूसरी जो डोमेन्स हैं उनको कैसे मुतासर करती हैं। आगे आ जाता है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स related to the testing and assessment. Psychometricians investigate the human personality, intelligence level, attitude, and other personality traits via using psychological assessment and testing. यानी कि साइकोमेट्रिशियंस का क्या काम है, ये ह्यूमन पर्सनालिटी को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटेलिजेंस को, एटीट्यूड को, और पर्सनालिटी की जितनी भी ट्रेट्स हैं, डोमेन्स हैं, उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग के जरिए जो है वो एक्सप्लोर करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और वो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिफरेंट वाया यूजिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट दोज शुड बी द स्टैंडर्डाइज्ड। यानी रिलायबल और वैलिड स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स, स्केल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, चेकलिस्ट, सवालनामे, इन चीज़ों को वो यूज़ करते हुए इंसान की पर्सनालिटी, IQ, एटीट्यूड, बिहेवियर्स को जज करने की कोशिश करते हैं। आगे आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद स्टूडेंट्स एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस. It helps that stakeholders to improve educational environment and to enhance the performance of teachers and as well as students. यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है, या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स के इश्यूज को देखता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक तैनात होता है, वो स्टूडेंट्स के इश्यूज को देख रहा होता है, टीचर्स के इश्यूज को देख रहा होता है, और इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें और बेहतरीन जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस शो करे। इसी तरह वो टीचर्स के इश्यूज को देख रहा होता है और उनको रिजॉल्व करता है, और उनकी जो कैपेसिटी है, टीचिंग कैपेसिटी है, इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट होती है स्कूल की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, स्टेक होल्डर्स मीन्स मैनेजमेंट, जो फैसले करते हैं लोग, तो उनकी को भी हेल्प करता है कि वो किस तरह एक इंस्टीट्यूट का जो लर्निंग परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल जो है एक नए लेक्चर के साथ हम शामिल होंगे। इट्स द फर्स्ट पार्ट, यू कैन से द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।